हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आपने एंजाइम को स्टार्ट कर रखा है। ओके, एंजाइम के कुछ टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवाए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं जिनको मैं कवर करूंगा। एक बार वापस से मैं आपको रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है, जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टडी किए थे। एक बार फिर से समझो बेटा, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आप जो टॉपिक स्टडी अब कर रहे हो ना, और आगे भी जो कंटिन्यू अपन करेंगे, ऑल आर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स। ओके, थोड़ा सा माइंड पे आप जो है जोर डाल के उनको समझने की कोशिश करें। एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा ही इजी आता है, लेकिन बेटा इजी क्वेश्चन भी तो गलत हो जाता है। वो क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ एब्सेंस। तो अगर आपका माइंड एब्सेंट है, ठीक है, लैक ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो बताओ क्वेश्चन के चांस क्या हो जाएंगे? रॉन्ग होने के हो जाएंगे। इसलिए हर पॉइंट को कनेक्ट करते हुए चलना। मैं इतना वाइड भी नहीं जा रहा हूं कि आपको दिक्कत आए, पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको बात करनी है। एक बार वापस से देखो, अपने बात की थी बेटा एंजाइम्स की। एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट क्यों बोला बेटा? ऑब्वियसली कैटालिस्ट है, बट they found in, present in or synthesized in the biological system and function in biological system. So they are called biocatalyst, and these are organic in nature. Almost enzymes are protein in nature, with some exception like ribozyme, that is nucleic acid, act as enzyme. So ribozyme, example of ribozyme, rRNA found in the ribosome. ये बात अपन ने की थी। अब वापस समझे बेटा, देखो एंजाइम कितने इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी हैं। ये कोई सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को बेटा किस में कन्वर्ट होना है? प्रोडक्ट में। तो एक रिएक्शन हो गई है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कितना टाइम लगेगा नहीं मालूम, कभी ना कभी कन्वर्ट होगा। लेकिन एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो क्या करेगा? उसकी रेट को क्या कर देगा? रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देगा। सिंपल है। अगर एंजाइम प्रेजेंट है, देखो ये हो गया सबस्ट्रेट, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? प्रोडक्ट में, दैट इज ए रिएक्शन परफॉर्म होगी। लेकिन अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो बायोलॉजिकल सिस्टम एंजाइम को क्यों इवॉल्व किया गया बेटा? ताकि जो रिएक्शन उसकी रेट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, और वो एक वेल मैनर्ड जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उनका फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का, और उनको अपन रेगुलेट भी कर सकते हैं एंजाइम्स को। तो बायोलॉजिकल सिस्टम क्या बेटा? रेगुलेटेड सिस्टम है। बहुत सारे इंपैक्ट आएंगे इसके, देखना। अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो क्या होगा बेटा? देखो एंजाइम प्लस एस, तो एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंड विद सबस्ट्रेट, इट फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स। क्लियर बेटा? मैं फिर बता रहा हूं, सारे पॉइंट आपको समझने हैं। जो ES कॉम्प्लेक्स बना है, सो वी कैन से दैट एंजाइम has a substrate binding site that is called active site, and it is highly reactive. Highly reactive enzyme substrate complex is produced, that ES complex, that is a highly reactive and short lived। बिल्कुल समझना, देखो कुछ नई पॉइंट भी बता देता हूं। That is the highly reactive enzyme substrate complex that is short lived, and enzyme bring the substrate in transition state. Okay, ये कौन से स्टेट में ले जाएगा बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। जो बता रहा हूं उस पर फॉलो करना बेटा। जहां पर क्या होगा बेटा? जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। एनर्जी लो। So enzyme decrease the activation energy, then reaction rate also increase। तो जैसे ही ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब ES कॉम्प्लेक्स में होगा क्या? ध्यान से समझना बेटा, मैं डायग्राम से समझा रहा हूं। ये आपका एंजाइम था, प्रोटीनेसिस नेचर का है ना एंजाइम, दैट इज द एंजाइम। इट कंसिस्ट ए स्मॉल पॉकेट that is called active site, binding site for the substrate। तो ये सबस्ट्रेट आ गया बेटा। देखो इसमें एक सबस्ट्रेट को मैं ऐड करके बताता हूँ। ये
ग्राफिकली समझा रहे हैं अपन, दैट इज द सबस्ट्रेट। और याद करो मैंने आपको बताया था साइकिल ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम विद इन इट्स एक्टिव साइट, बाइंड हो गया, उसके बाद में क्या करेगा बेटा, इसकी बाइंडिंग होने के बाद एंजाइम में थोड़ा सा शेप में अल्टरेशन होगा और ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ टाइटली क्या हो जाएगा बेटा, फिट हो जाएगा, टाइटली फिट विद इन द एक्टिव साइट। जैसे ही टाइटली फिट होगा उसके बाद आएगी बेटा ट्रांजिशन स्टेट, एंड विद इन ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू द फॉर्मेशन, ड्यू टू द मेकिंग और ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट, इट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट में। तो जैसे ही देखो ये ES कॉम्प्लेक्स बना और बिल्कुल शॉर्ट लाइव्ड होता है, तुरंत क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट मींस चेंज इन द सबस्ट्रेट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड टूट भी सकता है, बन भी सकता है, बताया था आपको, एंजाइमेटिक रिएक्शन बताई थी मैंने, 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया, कोई बॉन्ड टूट गया, कोई बॉन्ड बन गया, तो सबस्ट्रेट जो है स्ट्रक्चर चेंज होगी। अब ये सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर चेंज होती है, इंटरमीडिएट बनेगा, दैट इज एंजाइम प्रोडक्ट इंटरमीडिएट। ये एंजाइम था, सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, तो ये EP ये भी इंटरमीडिएट है। और जैसे ही प्रोडक्ट बना, आपको पता है प्रोडक्ट की शेप में चेंज आएगा, तो एंजाइम उसको तुरंत क्या कर देगा बेटा, रिलीज कर देगा। एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट एंड एंजाइम इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड एंड एंटर इनटू द नेक्स्ट साइकिल। ये तो बताया था। अब देखो ES कॉम्प्लेक्स बना, ES कॉम्प्लेक्स के बाद ये इंटरमीडिएट बनेगा EP कॉम्प्लेक्स, और जैसे EP बनेगा तुरंत क्या हो जाएगा बेटा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, दैट इज द प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन इसी मैनर में फॉर्म होती है, और ये बहुत कम टाइम में होता है बेटा, विद इन सेकंड भी नहीं लेता है। एग्जांपल बताएंगे आपको, कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। बहुत हाईली रिएक्टिव ES कॉम्प्लेक्स होता है और जो रेट है बहुत हाई हो जाती है रेट। ओके, तो ये बातें मैंने समझाई थी आपको। अब देखो इसमें कुछ और पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, समझना बेटा। ES कॉम्प्लेक्स बना, ये देखो यहां पर मैंने रिवर्सिबल साइन दिखाया है। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड हो गए, ES कॉम्प्लेक्स बन गया, तो वापस ये डिसोसिएट भी हो सकता है बेटा। अगर मान लो कोई इनहिबिटर आ गया, तो pH में वेरिएशन हो गया, फर्दर कोई भी चेंजेस आ गए, तो वापस से सबस्ट्रेट उसको रिलीज कर सकता है। लेकिन अगर सारी कंडीशन फेवरेबल है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनटू द EP कॉम्प्लेक्स, दैट इज इंटरमीडिएट। और जैसे ही EP बन गया, तो 100% बेटा एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को रिलीज करेगा। फिर इससे आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी आ जाएगी। एंजाइम एक्टिविटी कितनी फास्ट है, स्लो है या फास्ट है, वो सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सारा खेल किसका है बेटा, एंजाइम का है। अगर एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्शन परफॉर्म होगी, बट उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, हाई थी, टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, रेट क्या होगी बेटा, स्लो होगी। लेकिन एंजाइम होगा तो रेट बिल्कुल क्या होगी, फास्ट होगी, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बातें की थी अपन, साइकिल मैंने समझा दिया था। अब देखो एंजाइम ने क्या किया बेटा, मैंने सारे पॉइंट बताए थे, अब सुनना सारे पॉइंट ध्यान से। एंजाइम always increase the rate of reaction by lowering the activation energy. Enzyme never impart any type of energy to the substrate. Enzyme never change the chemical equilibrium. Enzyme never consumed during the reaction. बातें बताई थी बेटा ये। तो एंजाइम ने किया क्या बेटा, एंजाइम ओनली डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, अपने आप ही सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे पॉइंट जो मैंने बोले हैं ना, ये जनरली एग्जाम में आते हैं। मैं वापस से रिकैप करवा रहा हूं, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर बेटा। चलो अब आगे चलेंगे, कुछ बातें और करेंगे, धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स और ऐड करते जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का कंटेंट पहले कवर करना जरूरी है। क्लियर, वो ग्राफ मैंने बताया था, वो ग्राफ याद रखना है। एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी, डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट की एनर्जी, सबस्ट्रेट के पास क्या होती है बेटा, अपनी फ्री एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। प्रोडक्ट जो बना है उसके पास भी क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर इनका डिफरेंस की बात करोगे, सबस्ट्रेट की एनर्जी अगर ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, तो क्या होगा बेटा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा होगी, इसका मतलब उसने एनर्जी को गेन किया है, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेरी सिंपल, ग्राफ से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो मैंने किया था। क्लियर, तो एंजाइम ने क्या किया, तभी तो बोला आपने एंजाइम्स आर कैटालिस्ट।
वो केवल कैटालिस्ट का फंक्शन करते हैं, वर्क एज कैटालिस्ट। उन्होंने कुछ नहीं है किया, केवल रेट को इंक्रीज कर दिया बेटा। जैसे एक एग्जांपल और बता रहा हूं आपको, समझना बेटा। मैं फिर कह रहा हूं बातें, वो जितना इजी वे से आप समझोगे ना उतना ही लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगी। आपको स्टडी करनी होती है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ना कि उसकी नॉलेज को लेके बैठ जाओ आप। एग्जाम में जहां तक क्वेश्चंस आते हैं, जिस लेवल तक आते हैं, वो लेवल आपका 100% क्लियर होना चाहिए बस। अदरवाइज जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो बेटा, ये आपको पता है बेसिक्स चल रहे हैं। हायर क्लास में जाओगे तब पता लगेगा बेटा कि एंजाइम्स, बायोमोलिक्यूल क्या चीज होती है। इतना डिटेल में स्टडी करोगे, ठीक है, तब आपको लगेगा कि हमने तो कुछ स्टडी नहीं किया, लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक अच्छा एग्जाम्पल है, देखो ये देखो बेटा, ये आप ही हो बेटा, मान लो ये कोई नीट स्टूडेंट है, ओके, नीट स्टूडेंट, और इसको मैं बोल रहा हूं कि ये लाइक सबस्ट्रेट है, ओके। अब आपको पता है इस नीट स्टूडेंट को क्या करना है बेटा, नीट को क्वालिफाई करना है, प्रिपरेशन कर रहा है। इसके पास एनर्जी है, इसके पास माइंड है, लेकिन इसको थोड़ा डर है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा। मतलब ये प्रॉपरली अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा, ये सिलेक्शन में नहीं जा पा रहा। तो कुछ नहीं है, ये इसको मान लो सबस्ट्रेट। अब कोई पर्सन है बेटा, जो कोई आपका वेल विशर है, क्या है, वेल विशर, कोई भी हो सकता है, मम्मी हो, पापा हो, फ्रेंड्स हो, आपके टीचर्स हो, कोई भी हो सकता है, एनीवन। या जहां आप स्टडी करते हो, आपके मेंटर जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो आपके लिए एंजाइम का फंक्शन करेंगे बेटा, वर्क एज एंजाइम। वो कैटालिस्ट का काम करेंगे। वो ना तो आपको कोई एनर्जी देंगे, ना कोई केमिकल इक्विलिब्रियम में चेंज करेंगे। ऑब्वियसली आपको नीट में सिलेक्शन लेना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन ये क्या करेंगे बेटा, आपको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन मीन्स आपको चीजें समझाएंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं, ठीक है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, ओके। तो वो आपके लिए मोटिवेटर का काम कर रहे हैं। और आपको जैसे मोटिवेशन मिलेगा तो आपका जो डर है वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। आपने डर को ओवरकम कर लिया। आपके पास दिमाग तब भी उतना था, अभी भी इतना ही है, लेकिन आपने डर को ओवरकम कर लिया। तो आपका जो डर है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको इस मोटिवेटर ने क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। तो आप फटाक से क्या करोगे, आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया और आप ट्रांजिशन स्टेट तो आपको किस में ले जाएगा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट में, जहां पर आपका डर कम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यही तो एंजाइम करता है बेटा। एंड देन आफ्टर यू फाइट द नीट एग्जाम, और आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। बात को समझना बेटा, that act as enzyme and you the substrate, and finally you convert into the product after selection। बात समझ में आई बेटा। तो एंजाइम्स का रोल क्या होता है, कुछ नहीं होता, दे आर कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इंक्रीज हो गया। हो सकता है कोई ऐसा मोटिवेटर आपके पास नहीं है, आप सिलेक्शन ले लोगे, किसी को 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन आपके पास एक अच्छा मोटिवेटर, आपके पास अच्छा कैटालिस्ट है, तो आप यही फंक्शन जो है विद इन 1 ईयर, विद 12th, 1 साल में आप सिलेक्शन निकाल लोगे। तो इसने एंजाइम का काम किया है। और देख लो आपका तो सिलेक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन गया, बट ये जो एंजाइम है, जिसने एंजाइम का फंक्शन किया, कैटालिस्ट जो है, रिमेन अनचेंज्ड। ये वापस किसी को और को मोटिवेट करेगा। इस तरह से प्रोडक्ट बनता रहेगा, सबस्ट्रेट आते रहेंगे, प्रोडक्ट बनता रहेगा। तभी तो बेटा दिमाग लगाओ, एंजाइम जो है उनकी रिक्वायरमेंट मिनिमम अमाउंट में है। आपको पता अपनी बॉडी में बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है परफॉर्म होती रहती हैं सेल के अंदर साइमल्टेनियसली। अगर हर रिएक्शन में एंजाइम जो इन्वॉल्व है उसका कंजप्शन हो जाए, एक रिएक्शन में वो इन्वॉल्व है, उसके बाद में वो कंज्यूम हो जाए, तो बेटा एंजाइम खुद भी तो किसके बने हैं, प्रोटीन के। और आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस में भी तो काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है, बहुत एनर्जी। प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो वेरी कॉस्टली प्रोसेस इन आवर बॉडी। तो इसका मतलब तो हर रिएक्शन में एक एंजाइम कंज्यूम हो गया, तो आपको इतने सारे एंजाइम बनाने पड़ेंगे, इतनी प्रोटीन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो आप उसको कंपनसेट नहीं कर पाओगे। इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम ने क्या फेवर किया बेटा, एंजाइम बनाए, और एंजाइम की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम अमाउंट में, बिकॉज दे नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दे गेट अनचेंज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एंड इन्वॉल्व इन नेक्स्ट केमिकल साइकिल। अब इस तरह से चीजों को दिमाग में रखो ताकि ये चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाए।
क्वेश्चन आई तो फटाक से करो आप क्वेश्चन, क्योंकि बायोलॉजी में सारा खेल लैंग्वेज का होता है बेटा। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई ना तो आंसर पे अप्रोच करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन लैंग्वेज समझ में नहीं आई, सॉरी, लैंग्वेज अगर आपको क्लियर नहीं है क्वेश्चन की तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी तभी इंक्रीज होगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट अपन टॉपिक पे चलते हैं। ये मैंने थोड़ा रिकैप करवा दिया। अब अपन बात करेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा देखना। तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है बेटा, कि ये रिएक्शन है, उसकी रेट क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी, लो होगी, ये सब अफेक्टेड फिनोमिना है। कुछ फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, और प्रोटीन को जो अफेक्ट करेगा एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी बेटा, अफेक्ट होगी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और इससे 100% क्वेश्चन आता है बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। करें स्टार्ट? ठीक है बेटा, तो फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब ये फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, नोट्स भी बनवाऊंगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट सुनो। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम द एक्टिविटी ऑफ enzyme can be affected, activity of enzyme can be affected by the change in, activity of enzyme can be affected by the change in conditions which alter the tertiary structure, which alter the tertiary structure of the enzyme. स्टेटमेंट बड़ा प्यारा है, समझे आप बेटा। पता है आपको ये एंजाइम है, और ऑब्वियसली एंजाइम क्या है बेटा, प्रोटीन। इसमें क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो एंजाइम की बात करें, इसमें बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर भी है, इसमें सेकेंडरी भी हो सकती है, उसमें टर्सरी स्ट्रक्चर। और आपको पता है बायोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव कौन है, टर्सरी स्ट्रक्चर, बिकॉज इन टर्सरी स्ट्रक्चर एंजाइम कंसिस्ट स्पेसिफिक पॉकेट्स, दीज आर द बाइंडिंग साइट ऑफ सबस्ट्रेट। आप बताओ, ये एंजाइम है, इस एंजाइम की प्रोटीन में अगर कोई भी चेंज हो गया, कोई भी अल्टरेशन हो गया, ऑब्वियसली एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी बेटा, अफेक्ट होगी। सो एंजाइम एक्टिविटी, the activity of enzyme can be affected by the change in condition which alter the structure of enzyme, because enzymes are protein in nature, and if protein of enzyme is altered by specific factors, then the activity also affected। तो आपको उसी एक्टिविटी, उसी कंडीशन की बात करनी है। ओके, तो यहां देखो नेक्स्ट पॉइंट बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पर देखो, दीज इंक्लूड्स फॉलोइंग फैक्टर। ये जो फैक्टर्स हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा, फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, pH, concentration of substrate and specific chemicals. These are the factors, those affect the enzymatic activity. So, बेटा आपको पता है टेम्परेचर अफेक्ट करेगा प्रोटीन को, pH अफेक्ट करेगी, बिकॉज एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर एंड pH.
ठीक है, एक एक करके इनकी बातें करते हैं, जहां से क्वेश्चंस कैसे अराइज होंगे सारे बताऊंगा। दीज आर द फैक्टर्स दोज अफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा टेम्परेचर की। ये याद रखने बेटा कौन कौन से फैक्टर हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। और बहुत ध्यान से समझते जाना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर। ओके, सारे पॉइंट मेंशन करने हैं और फिर एक्सप्लेन भी करना है। ओके, एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। सिंपल पॉइंट है बेटा, एंजाइम्स जनरली फंक्शन in a narrow range of temperature. Clear? Simple point है, narrow range of temperature. Each enzyme show its highest activity highest activity at a specific temperature, particular temperature, that is called optimum temperature, that is called optimum टेम्परेचर। अब इस ग्राफ से मैं देखो रिप्रेजेंट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा आपको। इधर तो मैं ले रहा हूं बेटा टेम्परेचर, और यहां है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखो बेटा, आपने खुद बोला है एंजाइम फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे वो टेम्परेचर की रेंज बता रहा हूं मैं आपको, ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। इस रेंज में टेम्परेचर को आप अगर बेटा मैनिपुलेट करोगे, चेंज करोगे, तो क्या चेंज आएगा समझना। ये देखो यहां पर लो टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे बेटा एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। ये हाईएस्ट एंड देन आफ्टर डिक्रीज, समझना बेटा। सो एंजाइम फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके, एंड a particular temperature at which enzyme represent its highest activity, that is the highest activity, maximum activity, maximum। तो यहां पर देखो एक्टिविटी क्या है बेटा, मैक्सिमम है, और इस मैक्सिमम एक्टिविटी पे जो टेम्परेचर है आपका, दैट इज द पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। वेरी सिंपल, दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर at which enzyme represent its highest activity। यहां पर देखो मैक्सिमम एक्टिविटी है, तो ये कौन सा टेम्परेचर बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखो ध्यान से, आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, दोनों तरफ एक्टिविटी क्या हो रही है बेटा, डिक्लाइन हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं बेटा, ध्यान देना इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी डिक्लाइन, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी डिक्लाइन, बोथ। ग्राफ को देखना बेटा, ग्राफ में है सब कुछ, बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ अबव एंड बिलो
द ऑप्टिमम एक्टिव वैल्यू। तो जो ऑप्टिमम वैल्यू है उससे अगर आपने वैल्यू को इंक्रीज किया तो भी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, अगर डिक्रीज किया तो भी एक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर देखो अगर आप टेम्परेचर और एंजाइम एक्टिविटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो बेटा कैसा आ रहा है ग्राफ, देखना बेल शेप्ड ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, बेल शेप्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्या होगा लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे समझना। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्पोरली इनएक्टिव स्टेट। अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया बेटा, अगर आप एंजाइम को लो टेम्परेचर में लेके जाओगे तो बेटा एंजाइम जो है वो टेम्पोरली क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वापस वो एक्टिविटी को गेन कर लेंगे। तो देखो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, मैं बोल सकता हूं बेटा लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्पोरली इनएक्टिव स्टेट। low temperature preserve the enzyme in temporarily inactive stage। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, टेम्पोरली इनएक्टिव स्टेज, नॉट परमानेंटली इनएक्टिव। द टेम्पोरली बिकम इनएक्टिव। अरे बिल्कुल सिंपल है, आप बेटा सीड ले लो कोई, आपने सीड को अगर रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो वहां टेम्परेचर क्या है बेटा, कम है, तो वहां प्रिजर्व हो गए ना सीड, क्योंकि अब सीड के अंदर जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं रहेंगे, जो मेटाबॉलिज्म वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि वह एंजाइम जो है वो टेम्पोरली इनएक्टिव स्टेट में आ गए। तो सीड परमानेंटली डैमेज नहीं होते। आप रेफ्रिजरेटर से सीड को निकालो, उनको नॉर्मल टेम्परेचर दो, वापस वो जर्मिनेट हो जाएंगे। ये आपने एग्जांपल बिल्कुल सिंपल बताया मैंने, वापस जर्मिनेट हो सकते हैं। इसका मतलब वो परमानेंटली इनएक्टिव नहीं हुए थे एंजाइम, वो टेम्पोरली इनएक्टिव थे एट लो टेम्परेचर। अब दूसरा एग्जांपल लो, आप उन सीड्स को क्या करो बेटा, हाई टेम्परेचर पे बॉईल कर लो, हाई टेम्परेचर दो, उनको बॉईल करो, टेम्परेचर हाई हो गया तो सीड के अंदर जो एंजाइम थे बेटा वो क्या हो जाएंगे, परमानेंटली डीनेचर हो जाएंगे, परमानेंटली एक्टिव। तो बॉइलिंग के बाद आप सीड को जर्मिनेट करवा के देखो, कभी नहीं होंगे, बिकॉज एंजाइम्स गेट डैमेज्ड permanently due to high temperature. So we can say that. Next point is very important. High temperature destroy enzymatic activity. High temperature destroy enzymatic activity. परमानेंटली क्या हो जाएंगे बेटा, डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाई हीट। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, वाई, बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाई हीट। क्लियर बेटा, ये सारे पॉइंट मैंने जो लिखवाए हैं 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना आप, एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल सिंपल भी है, समझ गए आप। चलो अब टेम्परेचर के बाद अपन बात करेंगे बेटा किसकी, पीएच की। देखो बिल्कुल इजी है, देखो इसी में हो जाएगा। सेकंड फैक्टर क्या बताया था बेटा आपको, पीएच। क्लियर। तो जस्ट लाइक टेम्परेचर, एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच। बस यही चेंज कर रहा हूं बेटा, नैरो रेंज ऑफ पीएच। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए स्पेसिफिक पीएच, एट ए स्पेसिफिक पीएच, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। बस यही तो चेंज करना आपको। एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। तो ग्राफ भी बेटा सेम होगा, यहां पर कुछ नहीं करना आपको, यहां पर पीएच मेंशन कर दो, सेम ग्राफ आएगा। तो देखो यहां पर ये पीएच क्या है बेटा, ऑप्टिमम पीएच है। आपने ऑप्टिमम पीएच से अगर पीएच को इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया, एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्लाइन होगी। बिल्कुल सिंपल, सेम ग्राफ आएगा, बेल
शेप्ड। कर लोगे? अब आप बोलो कि सर टेम्परेचर का तो समझ में आता है कि लो हाई हो गया तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन हो गई, लेकिन पीएच ऐसा क्या करती है? ऑब्वियसली बेटा पीएच जो है जैसे एंजाइम है बेटा, किसका बना है? प्रोटीन का। प्रोटीन में क्या अमीनो एसिड, तो आप जैसे पीएच को वेरी करोगे उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में पीएच वेरी करेगी, तो ऑब्वियसली जो पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड उनके चार्ज में वेरिएशन आएगा, और चार्ज में वेरिएशन आएगा पक्का, तो उसकी जो शेप है, उसका जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या होगी बेटा? चेंज होगी। और अगर एंजाइम की शेप में थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। सो एट ए पर्टिकुलर पीएच एंजाइम रिप्रेजेंट हाईएस्ट एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम पीएच। आप याद करो बेटा जो लाइसोजाइम था, सॉरी लाइसोसोम, लाइसोसोम कंसिस्ट एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम, तो उनकी जो ऑप्टिमम पीएच थी वो क्या थी बेटा? 4 to 5। तो एसिड पीएच पर क्या करते हैं बेटा? हाईएस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। पीएच को चेंज कर दो आप, पीएच को चेंज कर दोगे तो एंजाइम फंक्शन करना बंद कर देंगे। आपके स्टोमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो भी लो पीएच पर बेटा फंक्शन करते हैं, उस पीएच को वेरी कर दो आप, क्या होगा? एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन होगी। पता है ना 1.8 to 2 ऐसे समथिंग 2 के आसपास पीएच होती है, आप जानते हो। तो लो पीएच पे वो फंक्शन करेंगे। तभी तो बोलते हैं ना बेटा जूलॉजी में आप पढ़ते हो, खाना खाने से जस्ट पहले अगर आपने पानी पी लिया तो ऑब्वियसली वाटर कंटेंट अंदर जाएगा स्टोमक में, तो डाइल्यूशन हो जाएगा, तो पीएच वेरी करेगी। पीएच वेरी करेगी तो जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बिकॉज डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो गया बेटा? इनएक्टिव हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। क्लियर? तो ये बात होगी किसकी बेटा? पीएच की। ठीक है, अब पीएच के बाद अपन बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। चलो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट फैक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूं बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर फैक्टर तो क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। एक ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं, उस पर पूरा ध्यान देना बेटा ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए उसकी बात कर ही लेता हूं मैं। ओके, और थोड़ा दिमाग लगाना। ये आपके पास बेटा एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है? उस टेस्ट ट्यूब में सबस्ट्रेट्स पड़े। क्या पड़े हैं बेटा? सबस्ट्रेट्स। ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। अपने सबस्ट्रेट ले लिए, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट ले लिए स्टार्टिंग में, टेस्ट ट्यूब में सबस्ट्रेट ऐड कर दिया। अब ऑब्वियसली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो बेटा आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एंजाइम। और एंजाइम का अमाउंट आपको पता है काफी कम होता है, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं होते। तो ये रेड कलर से जो बता रहा हूं ये क्या है बेटा? ये एंजाइम्स है ना, फ्री एंजाइम बोल रहा हूं इनको मैं, फ्री एंजाइम। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। जीरो टाइम पे बात करूं तो आप खुद बताओगे बेटा, ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एंजाइम कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा होंगे। तो ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बेटा, पूरा दिमाग लगाना इस पे। अगर ये समझ में आ गया तो आपके एंजाइम ये समझ लो कि क्लियर है। तो मैं इस तरफ तो मेंशन कर रहा हूं बेटा टाइम, और इधर मैं मेंशन करूंगा बेटा कंसंट्रेशन। ओके, टाइम एंड कंसंट्रेशन। इस एक ही ग्राफ में मैं काफी सारे ग्राफ प्लॉट करूंगा, समझ जाओगे आप, अलग अलग कलर से यूज कर लेंगे अपन। तो आप बताओ यहां पर टाइम क्या है बेटा? 0। टाइम 0 का मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 0 टाइम है। तो आप बताओ रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, 0 टाइम पे टेस्ट ट्यूब में आपको पता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये रहा, ये क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ज्यादा है ना सबस्ट्रेट, और जो एंजाइम है
वो भी प्रेजेंट है, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट से कम होती है बेटा। ये एंजाइम कंसंट्रेशन जीरो टाइम पे, ये फ्री एंजाइम है, ये फ्री सबस्ट्रेट है। दिमाग पे जोर डालना फिर से बेटा, बहुत मैं थोड़ा इजी तरीके में ले रहा हूं उसको। टाइम जीरो, एंजाइम फ्री एंजाइम पड़े हैं आपके पास 20 है 30 है जो भी है, सबस्ट्रेट है आपके पास 1000 है 2000 है जो भी है, तो जीरो टाइम पे इतने सबस्ट्रेट है इतने एंजाइम है आपके पास। अब क्या होगा आपको पता है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, टाइम इंक्रीज होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा? प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो आप बताओ टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो जो सबस्ट्रेट उसकी कंसंट्रेशन बेटा डिक्रीज होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। तो जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी, टाइम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो मैक्सिमम थी वो अब डिक्रीज होगी, क्योंकि सबस्ट्रेट अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए ना, तो सबस्ट्रेट कम होते जाएंगे और फाइनली जब कंप्लीट होगी रिएक्शन तो सबस्ट्रेट क्या आ गया बेटा? देख लो यहाँ पर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की क्या होगी? जीरो हो गई। लेकिन उसी टाइम में जैसे सबस्ट्रेट कम हो रहे हैं तो इसका मतलब बेटा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जीरो टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये लो बेटा, वेरी सिंपल। जीरो टाइम पे प्रोडक्ट जो थे जीरो थे, जीरो टाइम था तो प्रोडक्ट जीरो थे, भी बने नहीं थे, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट जो है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और ये फाइनली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी ना, प्रोडक्ट। अब देखो जीरो सबस्ट्रेट जीरो हो गए तो आप प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गए। सबस्ट्रेट यहां पर मैक्सिमम थे, प्रोडक्ट क्या थे बेटा? जीरो थे। बिल्कुल सिंपल है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। अब बात करते हैं बेटा किसकी? एंजाइम। और ये मैंने बता रखा आपको, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो आपको पता है बेटा यहां तो फ्री एंजाइम थे, लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ऑब्वियसली फ्री एंजाइम का जो नंबर है वो कम होता जाएगा। तो एंजाइम फ्री एंजाइम देखो बेटा, यहां पर फ्री एंजाइम क्या होंगे? पहले डिक्रीज होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्री एंजाइम बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ये लो जीरो। लेकिन जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी ये जितने भी एंजाइम थे वापस से क्या हो जाएंगे बेटा? फ्री हो जाएंगे। तो ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये रेड कलर वाला, ये फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन। जीरो टाइम पे एंजाइम फ्री थे मैक्सिमम, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो गया एंजाइम जो है फ्री एंजाइम का नंबर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ईएस कॉम्प्लेक्स में चले गए, और यहां पर जीरो, आपको अब कोई फ्री एंजाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑल एंजाइम सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट, यहां जीरो। लेकिन जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी, सारे प्रोडक्ट बन गए, वापस एंजाइम क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। जितनी कंसंट्रेशन उतने एंजाइम वापस से आपको गेन हो जाएंगे। लेकिन एक ग्राफ और प्लॉट करें, जब टाइम जीरो था तो यहां पर ईएस कॉम्प्लेक्स क्या था? जीरो। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं थी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना था, लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो जो फ्री एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होंगे, तो ईएस कॉम्प्लेक्स जो है बेटा देखो, ईएस कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होगा, ये ईएस कॉम्प्लेक्स है, और ये वापस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। समझ में आया बेटा? ईएस कॉम्प्लेक्स जीरो थे, जैसे ही फ्री एंजाइम कम हो रहे हैं इसका मतलब ईएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो देखो ईएस कॉम्प्लेक्स इससे ज्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि एंजाइम जितने उतने ईएस कॉम्प्लेक्स बनेंगे। यहाँ पर ईएस कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम है, लेकिन जैसे कंप्लीट होगी रिएक्शन वापस ईएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो एक ग्राफ में कई ग्राफ आ गए बेटा। तो अगर आप टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का तो डिक्रीज, प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा, फ्री एंजाइम डिक्रीज, एंड फाइनली फिर कंसंट्रेशन उनकी गेन हो जाएगी। ईएस कॉम्प्लेक्स पहले जीरो थे, इंक्रीज होंगे जितने एंजाइम उतने ईएस कॉम्प्लेक्स, देन आफ्टर जीरो। अब ये ग्राफ थोड़ा खुद दिमाग लगाना बेटा कि ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसमें किसकी कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है। क्लियर? चलो ये ग्राफ मैंने बता दिया है, इस पे खुद दिमाग लगाओगे तभी समझ में आएगा। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब मैं जो ग्राफ बना रहा हूं बेटा वो ग्राफ है आपका एनसीईआरटी का ग्राफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं जिसको यहां एक्सप्लेन करूंगा, अब समझ में आ जाएगा आपकी, बिल्कुल सिंपल है।
ये ग्राफ है बेटा बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इधर तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा वेलोसिटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ओके, क्लियर? अब देखो बेटा, कंसंट्रेशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या है बेटा? जीरो है। जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। देखो ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा यहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ओके, तो विद द इंक्रीज ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी इंक्रीज इनिशियली, बट यहां देखो बेटा, यहां अपने कंसंट्रेशन अभी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी है ये क्या है बेटा? मैक्सिमम। इसको क्या बोलेंगे अपन? वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। उसके बाद अगर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज की सबस्ट्रेट की तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज एट मैक्सिमम वेलोसिटी all enzymes become saturated with the substrate in ES complex। तो जितने एंजाइम थे उन्होंने उतने ES कॉम्प्लेक्स बना लिए बेटा। अब आप ऐड कर रहे हो सबस्ट्रेट तो थोड़ी ना कोई ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि एंजाइम सैचुरेट हो गए तो यहां पर Vmax अप्रोच हो जाएगी। उसके बाद आप कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो सबस्ट्रेट की, Vmax उतनी रहेगी। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज, देन आफ्टर इट अप्रोच द Vmax वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी। बात समझ में आई क्या? ऐसा क्यों हुआ यहां पर? बिकॉज एट Vmax ऑल एंजाइम्स आर सैचुरेट विद द ES इन द ES कॉम्प्लेक्स। देखो अब मैं पॉइंट लिख रहा हूं, सारे समझ में आ जाएगा। मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसके बाद में जो पॉइंट्स हैं वो सारे मेंशन करूंगा मैं, ठीक है? विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, विद द increase in substrate concentration। देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना। with the increase in substrate concentration the velocity of enzymatic reaction rise at first। the velocity of enzymatic reaction राइज फर्स्ट। इनिशियली क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है, राइज फर्स्ट। कंसंट्रेशन इंक्रीज की, वेलोसिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। बिल्कुल सिंपल है, राइज फर्स्ट। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच ए मैक्सिमम वेलोसिटी। द रिएक्शन अल्टीमेटली, ओके, रिएक्शन अल्टीमेटली reach a maximum velocity। मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसको क्या बोला आपने बेटा? Vmax। Vmax, देखो वहां पर the reaction ultimately reach a maximum velocity that is called Vmax। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट समझना, ग्राफ के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा which not exceeded by any further rise, which not exceeded by, देखो अगर आपने और कंसंट्रेशन ऐड की so we can say that which not exceeded by any further rise in, by any further rise in concentration of सबस्ट्रेट। देखो नॉट एक्सीडेड एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट। Vmax के बाद Vmax अप्रोच होगी तो आप कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज कर दो बेटा? ये राइज नहीं होगी। अब इसका रीजन बहुत प्यारा है बेटा, इसको समझना। दिस इज बिकॉज, व्हाई? इसका रीजन बता रहा हूं बेटा। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। Because
enzyme molecules are fewer than the substrate molecule. देख लो बेटा, एंजाइम मोलिक्यूल हमेशा कम होंगे, सबस्ट्रेट मोलिक्यूल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं. एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मोलिक्यूल, and after saturation of these molecules, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एंजाइम की. आफ्टर सैचुरेशन ऑफ these molecules there are no free enzyme molecule, there are no free enzyme molecules to bind with substrates. To bind with additional substrates. बिल्कुल सिंपल है बेटा. Vmax पे क्या हो गया बेटा, ऑल एंजाइम. यहां पर देखो, यहां इस पॉइंट पे क्या होगा बेटा, free enzymes absent because all enzymes saturate with the substrate in ES complex. तो आप बताओ, खुद ही बताओ बेटा, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी. बिल्कुल सिंपल कहानी है बेटा. अब देखो इस ग्राफ में एक दो पॉइंट और मैं मेंशन कर रहा हूं. अब आप बताओ, ये Vmax है, यहां पर 0 है बेटा, वेलोसिटी 0, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी है. बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे आप समझ सकते हो बेटा, मिड पॉइंट पे क्या होगा बेटा, Vmax by 2, हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी. यहां पर वेलोसिटी क्या है बेटा, Vmax की बिल्कुल हाफ है. एट हाफ ऑफ Vmax द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, दैट इज कॉल्ड Km. अब Km क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा. Km इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट हाफ ऑफ Vmax. Km इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ये बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, लेकिन कौन सी, जिस पर जो वेलोसिटी है वो Vmax की क्या है, हाफ है, दैट इज कॉल्ड Km. और Km को एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा. ये ग्राफ क्लियर हो गया, कैसे अफेक्ट कर रहा है ये क्लियर हो गया बेटा. अब Km के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे क्योंकि Km बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर, चलो ये बना लेना, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अब Km वैल्यू को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा, ये सारे नोट डाउन करने आप. ये लो बेटा, देखो बिल्कुल सिंपल. Km होता है बेटा mm कांस्टेंट. ये mm कौन है बेटा, ये माइकेलिस एंड मेंटेन है, दो साइंटिस्ट है जिन्होंने एंजाइम काइनेटिक को एक्सप्लेन किया था. सो वी कैन से दैट एंजाइमेटिक काइनेटिक्स एक्सप्लेन्ड. नोबेल प्राइज मिला था बेटा इनको, एक्सप्लेन्ड बाई माइकेलिस एंड मेंटेन. ये दो साइंटिस्ट हैं, mm इसलिए बोला है mm. ठीक है, माइकेलिस एंड मेंटेन. तो इन्होंने अपने नाम पे इसको बोल दिया mm कांस्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट. अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो, मैं Km को एक्सप्लेन कर रहा हूं. Km इज द specific concentration of substrates at which the velocity of Vmax by 2.
वेलोसिटी v max by 2. Clear? So Km is the concentration of substrate at the velocity v max by 2. v max by 2 पे जो concentration है substrate की, that is the Km value. फिर समझना बेटा, तो we can say that Km, ये देखो वापस बता रहा हूं बेटा, Km is the concentration of substrate at v max by 2. Okay, next point, very very important. Km indicate the affinity of enzyme with substrate. Indicate the affinity of enzyme with substrate. Important है बेटा. Indicate the affinity of enzyme with substrate. तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बेटा एफिनिटी कितनी है, ज्यादा है कम है, उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? केएम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी. और अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको रिलेशनशिप याद रखना है. केएम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द affinity of enzyme with substrate. तो आप बताओ बेटा, अगर Km ज्यादा है तो एफिनिटी क्या होगी? कम होगी. और Km अगर बेटा कम है तो एफिनिटी क्या है? हाई है. तो आप बताओ बेटा, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो एफिनिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए बेटा. कैसे? आप समझ सकते हो. एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में बेटा एफिनिटी अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली Vmax जल्दी आएगा, एक्टिविटी फास्ट होगी. और एफिनिटी अगर ये कम है, एफिनिटी अगर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो बेटर एंजाइम कौन होगा? बेटर एंजाइम दैट हैव द हायर एफिनिटी विद इट्स सबस्ट्रेट. तो आप बताओ केएम वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? केएम वैल्यू जितनी कम होगी उतनी एंजाइम एफिनिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी. बात समझ गया क्या बेटा? एफिनिटी याद रखनी है आपको. अगर एफिनिटी कम है केएम ज्यादा है, एफिनिटी ज्यादा है तो केएम क्या होगी बेटा? कम होगी. तो बेटर एंजाइम कौन होगा? जिसकी केएम वैल्यू क्या है बेटा? ये देखो, बेटर एंजाइम केएम वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए. क्लियर? बात समझ में आई क्या बेटा? अब ग्राफ से समझ लो बेटा, केएम वैल्यू जितनी कम होगी, केएम को कम करके देखो, इधर कम करोगे तो Vmax by 2 यहां आएगी, तो ऑब्वियसली Vmax भी जल्दी आएगी. आप Km को इंक्रीज करो, यहाँ इंक्रीज करोगे तो बेटा Vmax यहाँ जाएगी, तो Vmax by 2, तो Vmax भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा टाइम के बाद अप्रोच होगा. और मेरे ख्याल से आप समझ गए, Vmax जितनी जल्दी अप्रोच होता है उतना ही फास्ट क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. अब ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा आपको, क्योंकि ये काइनेटिक की बातें हैं. ठीक है. और एंजाइम वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं मेंशन कर रहा हूँ, याद रहे तो कर लेना. वेलोसिटी Vmax और सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई करो अपॉन Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. तो अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है रिएक्शन की, तो आपको Vmax मालूम होना चाहिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम की Km वैल्यू क्या है वो भी पता होनी चाहिए. तो ये सिलेबस से बाहर की बात है आपके. आप बोलोगे Km वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपने सिलेबस में नहीं है. आपको जो बताया उतना याद रखना. Km वैल्यू इंडिकेट द एफिनिटी ऑफ एंजाइम विद इट्स सबस्ट्रेट. हाई Km वैल्यू एफिनिटी लो, लो Km वैल्यू एफिनिटी हाई. सो बेटर एंजाइम हैव द लो Km वैल्यू. Km लो होगी, एफिनिटी हाई होगी. अब ये बातें आप देखना बेटा, सारे नोट्स मेंशन करना और ये सारे पॉइंट आपको याद रखना. क्लियर? ये थोड़ा मैंने डिस्कस कर लिया काइनेटिक के बारे में. ओके, Km वैल्यू इंपॉर्टेंट है बेटा. फिर कह रहा हूं Km वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे पॉइंट आपको मेंशन करने हैं. ठीक है.
अब ये बात होगी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है जो लास्ट फैक्टर था, क्या बताया था मैंने, स्पेसिफिक केमिकल्स। ठीक है, तो उसको अब कवर करते हैं। आपके क्या है, मैटर बहुत शॉर्ट में दे रखा है, थ्योरेटिकल ज्यादा दे रखा है, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं अपन, ताकि प्रॉपरली एनसीईआरटी का कंटेंट आपके बिल्कुल टिप्स पे हो जाए। लेकिन बेटा आपको मेरे से ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इन चीजों को याद भी तो रखना है ना। ये ग्राफ देखो, अभी काम आएगा वापस। अब बात करेंगे बेटा अगले फैक्टर की। कौन सा बताया था, देखो आपने मेंशन भी किया होगा उसको, स्पेसिफिक केमिकल्स। बिल्कुल सिंपल है, देखो बेटा जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, बाइंड होते हैं, बिल्कुल सिंपल ही बता रहा हूं मैं। ओके, ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। एंजाइम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम also sensitive to the specific chemicals. ठीक है, these chemicals bind to the enzyme. These chemicals, अभी एग्जाम्पल लेंगे, chemicals bind to the enzyme and affect its एक्टिविटी। ओके, जैसे अब बात करता हूं, यहां एक चार्ट बना देता हूं। अगर बेटा कोई केमिकल एंजाइम के साथ बाइंड हुआ, अगर उसने एक्टिविटी को शट ऑफ कर दिया, एक्टिविटी को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, इनहिबिट, तो अपन इस केमिकल को क्या बोलेंगे बेटा, इनएक्टिवेटर, इनहिबिटर। दैट केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। सो केमिकल inhibit the activity of enzyme, but some chemicals एंजाइम के साथ बाइंड होंगे और उसको क्या कर देंगे बेटा, एक्टिव भी कर सकते हैं, एक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो केमिकल दोनों टाइप के हो गए बेटा, एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। आपके सिलेबस में इनहिबिटर दे रखे हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, अरे बात यहां देखो बेटा, केमिकल इनहिबिटर्स, ये इसको अपन फिर एंजाइम इनहिबिटर बोल देते हैं। एंजाइम इनहिबिटर कौन होंगे बेटा, specific chemicals, those bind with enzyme and shut off its activity, called inhibitors. Called inhibitor, and that process is called inhibition. Enzyme inhibition, very simple. If a specific chemical bind with enzyme and shut off its activity, that is called
इनिबिटर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एंजाइम इनिबिशन। तो आपको यहाँ एंजाइम इनिबिशन की स्टडी करनी है बेटा। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में लूंगा क्योंकि सिलेबस से बाहर जाना ही पड़ेगा आपको, कुछ चीजें समझनी है तो, ठीक है। तो जो एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं बेटा वो 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइम इनिबिटर्स। फर्स्ट समझना, तीनों के एक बार मैं नाम लिख देता हूं, उसके बाद में अपन एक एक करके सबकी बातें कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, अनकॉम्पिटिटिव inhibitors, and third non competitive inhibitors। ओके, आपके सिलेबस में केवल कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है बेटा ओनली, और इसी से क्वेश्चन आएगा, बाकी दोनों से नहीं आएगा। लेकिन कंपेरेटिवली स्टडी करोगे तभी तो समझ में आएगा ना, ऑप्शन में तो आ ही सकते हैं, इसलिए तीनों की अपन थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। तो सबसे पहले मैं यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। करें कहानी स्टार्ट। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स और कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, क्लियर। सो ये देखो इनिबिटर है ना, बाइंड विद एंजाइम, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन द इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, व्हेन द इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल द substrate with its molecular structure, it is called molecular structure and bind with the active site to inhibit the activity known as competitive inhibitor। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो इनिबिटर है उसकी शेप, मोलिकुलर स्ट्रक्चर अगर सबस्ट्रेट से रिजेंबल कर रही है तो ऑब्वियसली वो कहां जाके अटैच होगा, देखो समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये एंजाइम बेटा, इसका सबस्ट्रेट है ये एंजाइम का रियल सबस्ट्रेट है। और अगर जो इनिबिटर है, जो केमिकल इनिबिटर है, जो इनिबिट करने वाला है, उसकी अगर शेप, स्ट्रक्चर इस सबस्ट्रेट से मैच कर रही है, ये क्या है बेटा, इनिबिटर। दोनों की शेप क्या है, एक जैसी है। तो ऑब्वियसली इनिबिटर क्या करेगा, ये एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड हो जाएगा, और ये बाइंड हो गया तो ऑब्वियसली ईआई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ईएस कॉम्प्लेक्स की जगह, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, इनिबिट हो जाएगी। और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। सो competitive inhibitor resemble with the substrate and bind with active site, so it compete with the substrate for its active site. So we can say that competitive inhibitor, it compete with substrate for active
साइट, तभी तो आपने बोला इसको बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो दोनों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम है, तो इनहिबिटर किससे आके बाइंड होगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑलवेज बाइंड विद एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द एक्टिव साइट। कहां बाइंड हो रहा है बेटा? ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होगा। ओके, अगला पॉइंट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इंक्रीज द Km वैल्यू। बेटा Km वैल्यू को क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, ये एग्जाम में अक्सर आते हैं। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इंक्रीज द Km वैल्यू। आप बताओ बेटा, मैंने बताया था Km वैल्यू और इंक्रीज हो गई तो उसकी जो एंजाइम की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट से, वो क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली क्या होगा? इनहिबिशन हो जाएगा। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑलवेज इंक्रीज द Km वैल्यू बट Vmax रिमेन सेम। ये आपको रटना पड़ेगा बेटा, Vmax रिमेन, ये Vmax के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा, Vmax रिमेन सेम। अब इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं ग्राफ से समझाता हूं ताकि रटना ना पड़े बेटा। ये लो, ये ग्राफ बना लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो एंजाइम था, आपको पता है बेटा नॉर्मली क्या होगा? सबस्ट्रेट आएगा, क्या बनेगा? ES कॉम्प्लेक्स, देन EP कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। सिंपली बता रहा हूं। लेकिन इस रिएक्शन में यदि आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? वो एंजाइम के साथ बाइंड होगा। तो यहां क्या बन जाएगा बेटा? EI कॉम्प्लेक्स। और बेटा अगर EI कॉम्प्लेक्स बन गया तो ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा तो रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगी? तो यहां देखो इस केस में आपको इतना याद रखना, इस केस में Km क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज एंड Vmax कांस्टेंट। Vmax में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये याद रखने पड़ेंगे। Vmax कांस्टेंट बट Km इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन ये जो प्रोसेस है बेटा रिवर्सिबल है। ये इनहिबिटर देखो ES कॉम्प्लेक्स बन गया, जब तक ES कॉम्प्लेक्स बनेगा तब तक प्रोडक्ट कहां बनेगा बेटा? क्योंकि वहां पर इनहिबिटर बाइंड कर रखा है। लेकिन अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो वापस इनहिबिटर जो है क्या कर सकता है बेटा? इसको रिलीज कर सकता है। मान लो इनहिबिटर कम हो गए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो ये भी तो कम्पीट करेगा ना, तो ये इसको रिलीज कर देगा, एंजाइम फ्री हो जाएगा, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, प्रोडक्ट बना देगा, Vmax को अप्रोच कर लेगा। टाइम लगेगा लेकिन Vmax को अप्रोच, उसी Vmax को अप्रोच कर लेगा। तो यहां पर Km इंक्रीज होगी, Vmax क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो दैट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इतना याद रखना जितना मैं बता रहा हूं, जो पॉइंट्स लिखे हैं बेटा। मैं फिर कह रहा हूं इतना डिटेल मत जाना कि काम की बातें भूल जाओ, ताकि कंपटीशन में दिक्कत आ जाए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इंक्रीज Km बट Vmax कांस्टेंट एंड बाइंड, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑलवेज बाइंड विद द एक्टिव साइट। कहां बाइंड होगा बेटा? एक्टिव साइट में। जैसे ये डायग्राम में बना भी लेना, एंजाइम, और ये यहां इस तरह से आके बाइंड हो जाएगा बेटा, EI कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये इसको रिलीज कर देगा जब वापस से सबस्ट्रेट इंक्रीज हो जाएंगे, इनहिबिटर कम हो गया तो वापस इसको रिलीज करेगा, सबस्ट्रेट क्या करेंगे? वापस बाइंड कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपको इतने पॉइंट याद रखने जितने मैंने आपको बताए हैं। क्लियर? अब इसका जो ग्राफ है इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ वैसा, देखो ग्राफ में, ये ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, आप खुद बताओगे बेटा। ये था ना वेलोसिटी, और ये यहां पर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो नॉर्मली तो क्या है, देखो ये नॉर्मल ग्राफ है विदाउट इनहिबिटर। यहां पर क्या है बेटा? Vmax है, Vmax। और ये क्या था? Km। और यहां क्या है? Vmax बाई 2। ये ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया है विदाउट इनहिबिटर है। ये क्या है? विदाउट इनहिबिटर, विदाउट आई। अगर इनहिबिटर होगा तो क्या चेंज आएगा? आप बताओ बेटा, खुद चेंज करके देखो। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर Km वैल्यू इंक्रीज। ये Km वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज करोगे तो इसको राइट साइड में शिफ्ट करोगे, लेफ्ट साइड में किधर जाएगा बेटा? Km अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली वो किधर जाएगा बेटा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? ये आपको प्लॉट करना पड़ेगा बेटा। ये देखो बेटा, इधर करके देखो,
इस तरह से, लेकिन Vmax अप्रोच हो जाएगी। अब यहां देखो बेटा, इसमें जो Km वैल्यू है वो क्या हो गई, ये Km, ये रेड कलर से बताए, तो रेड कलर वाला क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। देख लो Km क्या होगी बेटा, यहां पर ये इंक्रीज हो गई, Km इंक्रीज। तो ग्राफ इस तरह से आपको मेंशन करना पड़ेगा, नॉर्मल ग्राफ है, और अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो ग्राफ किस साइड में शिफ्ट होगा, देख लो आपके सामने, बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे बेटा आपको, और गाय को रटना है, आप खुद प्लॉट कर सकते हो। Km क्या होगी बेटा, पहले इतनी थी Km, अब Km क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो गई। बट Vmax देखो वही, Vmax वही आएगी, Vmax को क्या कर लेगा बेटा, ये अप्रोच कर लेगा, Vmax कांस्टेंट बट Km वैल्यू इंक्रीज। तो दैट इज द, और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी लिख रहा हूं यहां पर, एग्जाम्पल मेलोनेट, मेलोनेट is the competitive inhibitor of succinate dehydrogenase। याद करो बेटा, क्रेब्स साइकिल में आता है ये, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज द क्रेब्स साइकिल एंजाइम, और ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ईटीएस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है बेटा, मेलोनेट। तो मेलोनेट किसके साथ रिजेंबल करेगा, अब ये बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, उसका सबस्ट्रेट कौन है बेटा, सक्सिनिक एसिड। अब ये चीजें आपने पढ़ी हैं, पुरानी बातें। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का जो सबस्ट्रेट है उसके साथ कौन रिजेंबल करेगा, मेलोनेट। तो मेलोनेट इज द competitive inhibitor of succinate dehydrogenase. Melonate increase the Km value of succinate dehydrogenase because it is competitive inhibitor. It resemble with the substrate of succinate dehydrogenase. Very very important point. लेकिन अगर वापस से मेलोनेट कम हो गया और सक्सिनिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया तो वापस क्या हो जाएगा बेटा, वो रिवर्सिबल हो जाएगा, वापस वो Vmax को क्या कर लेगा, अप्रोच कर लेगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट था ये जो मैंने बताया है बेटा, यहां से 100% क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा इनको याद रखना, ठीक है। और इनका एक यूज और है बेटा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट बैक्टीरिया पैथोजेंस। जो बैक्टीरिया हैं उनके इन्फेक्शन को भी कम करने के लिए अपन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज कर लेते हैं। जो बैक्टीरियल सेल में जो एंजाइम है उनको क्या करते हैं बेटा, कंपीट करते हैं ताकि इनके इन्फेक्शन को कम कर दें, ठीक है। अब ये बेटा आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, थोड़ा रिवाइज करना इस कंटेंट को, है ना। अब बाकी के जो है नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। 10 मिनट का टॉपिक बचा है, आपके एंजाइम कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जो छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं उनको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। कुछ टेबल्स वगैरह आएंगे वो सारी अपन स्टडी करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।